हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। पुराने आए हुए क्वेश्चन, बोर्ड वाले क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। 1 खत्म हो गया था, चैप्टर 2 को शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं, टाइम खराब नहीं करते। क्या बोला है इन्होंने? कहा ए पॉइंट P लाइज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस प्लस। इलेक्ट्रिक डाइपोल में पता है आपको, एक प्लस का क्यू चार्ज होता है, एक माइनस का क्यू चार्ज होता है, और कुछ डिस्टेंस पे वो रखे होते हैं, तो ये बन गया डाइपोल। ये बीचों बीच जो पॉइंट है ये है डाइपोल का बच्चों सेंटर। अब इसकी एक्सिस, एक्सिस क्या है? ये लाइन, ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ा दे तो ये इसकी एक्सिस है। अब इसके सेंटर्स के, और मान लीजिए इस पॉइंट P तक, इस पॉइंट P तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम x कह देते हैं। x दिया हुआ है ये डिस्टेंस, और इस P पॉइंट पर हमको वोल्टेज बतानी है, मतलब पोटेंशियल बताना है। तो भाई साहब ये पोटेंशियल का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होगा। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे आप वोल्टेज देखोगे या ये पोटेंशियल देखोगे तो ये 1/x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बच्चों। चलो अगले सवाल पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है जरा समझते हैं। इसमें कहा डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए क्या होता है, उसको डिफाइन कीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। व्हाट इज द पोटेंशियल, पूरी उसकी डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, बहुत बढ़िया से बताया हुआ है, और उसकी यूनिट भी लिख रखी है। वैसे मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देता हूं। पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। अगर आप इसकी यूनिट लिखेंगे तो ऊपर वर्क है तो यूनिट में जूल, और बटे में चार्ज का मतलब कूलाम, तो जूल पर कूलाम आपकी इसकी यूनिट हो जाती है। तो 2023 में ये दोनों ही सवाल बड़े आसान से आए थे। पोटेंशियल के बारे में भी आसानी से बता सकते हो आप। और इससे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये भी 2023 का ही सवाल है। कंसिडर 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट ए पॉइंट 0 0 एंड A,0। मान लीजिए 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट पर लोकेटेड है। जरा मैं पहले बना लेता हूं ये पॉइंट कहां कहां पड़ेंगे। तो भाई साहब 0 0 का मतलब ओरिजिन होता है 0 0, और दूसरा है A,0, तो ये हो गया A,0, ये हो गया आपका A,0। अब 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं। आइडेंटिकल चार्ज का मतलब मान लो पहला Q है तो दूसरा भी बच्चों Q है। अब यहां से कहा है फर्स्ट, जरा इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इज देयर ए पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्या इनको मिलाने वाली लाइन पे कहीं पे भी ऐसा पॉइंट पड़ेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0? बिल्कुल बीचों बीच यहां पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस प्लस क्यू चार्ज में से फील्ड ऐसे जा रहा होगा इस तरफ E1, इधर वाले प्लस क्यू चार्ज में से इधर वाला जो प्लस क्यू चार्ज है इसमें से फील्ड ऐसे जा रहा होगा, तो वो गया इस तरफ E2। अब दोनों E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना आ गया? 0। अब आपको पता है E1 और E2 कब कैंसिल करते हैं? जब उनकी वैल्यू सेम होती है। E1 और E2 की बच्चों वैल्यू सेम होती है, और वो यहाँ पे सेम है भी। अगर आप E1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है? देखो E1 है इस चार्ज में से निकलने वाला फील्ड, तो वो हो जाएगा K। ये चार्ज कितना है? Q, और बटे यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब ये देखो पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक A है, 0, 0 0 A0, तो मतलब ये डिस्टेंस A है, तो आधी हो गई A/2, तो A/2 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी तरफ E2, अगर इसमें से निकलने वाला फील्ड निकालोगे तो वो Q बटे में A/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ देखो E1 और E2 की वैल्यू बच्चों सेम है, तो इसका मतलब बीचों बीच में फील्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, नेट फील्ड 0 हो जाएगा।
तो इन्होंने पूछा था कि क्या ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, मिडिल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. Second is there, second question is there a point on the line joining them at which the electric potential is zero and justify your answers for each case. पहले आंसर को तो हमने जस्टिफाई कर दिया है, सेकंड आंसर को जस्टिफाई करें अगर, क्या कोई ऐसा पॉइंट यहां पर है जहां पर पोटेंशियल जीरो है. तो बच्चों पोटेंशियल जीरो कब होगा, सोच कर देखो. मान लो एक चार्ज ये क्यू और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं. तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल पहले चार्ज की वजह से इससे ये a/2 डिस्टेंस पे मान लो, और इससे ये a/2 डिस्टेंस पे है, बिल्कुल बीचों बीच जहां पे फील्ड जीरो था वहां देखते हैं पोटेंशियल भी जीरो है क्या. तो वहां पे अगर हम पोटेंशियल देके v नेट, तो वहां पे बच्चों पोटेंशियल जो होगा वो दो वजह से होगा. पहले चार्ज की वजह से k/r a/2, और दूसरे चार्ज की वजह से होगा तो k/q और बटे में इसकी भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस a/2. देखो एक चार्ज की वजह से, ये तो याद होगा ना आपको फॉर्मूला. मान लीजिए एक चार्ज है प्लस का q, तो प्लस का q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो होता है k/q बटे में r. अच्छा, पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में चार्ज अगर प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो. तो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखा मैंने. अच्छा, अगर माइनस का चार्ज हुआ सर, माइनस का क्यू है और उससे आर डिस्टेंस पे अगर हम जाके देखें तो पोटेंशियल हो जाएगा v इक्वल्स टू के. क्यू की जगह इस बार माइनस क्यू रखना पड़ेगा आपको, क्यू की जगह रखना पड़ेगा इस बार माइनस क्यू और बटे में आर. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उससे आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल है. ठीक है, तो ये जितना भी पोटेंशियल है आप इसको, इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं. अब ऐसे ही इस हिसाब से पहले चार्ज की वजह से, ये जो पहला चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला v1, तो ये तो आ गया k/q/a/2, और दूसरे चार्ज की वजह से भी k/q/a/2. क्या ये दोनों ऐड होके जीरो आ सकते हैं? नहीं आ सकते. अरे दो पॉजिटिव क्वांटिटी है भाई. कैसे? पहला चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा v1. ये v1 जो है कैसा है? पॉजिटिव है v1. और दूसरा चार्ज देखो पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है v2. और दोनों को ऐड करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. जीरो तो तब आ सकती है ना जब एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव. मान लो पहला चार्ज हो गया पॉजिटिव और उसका पोटेंशियल आ गया प्लस का 10 वोल्ट, और दूसरा चार्ज है निगेटिव, उसका पोटेंशियल आ गया माइनस का 10 वोल्ट. तो 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट ऐड होके जीरो आ जाएंगे. लेकिन अगर पहला चार्ज भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो पहले चार्ज की वोल्टेज प्लस 10 वोल्ट और दूसरे चार्ज की वोल्टेज भी प्लस 10 वोल्ट, और दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 20 वोल्ट आ जाएगा. समझे? तो इन दोनों को ऐड करके वोल्टेज कभी जीरो आ ही नहीं सकती. वोल्टेज जीरो कभी आ ही नहीं सकती. बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसका मतलब हमारे लिए जो पहला पॉइंट है वो तो हम समझ गए कि कोई पॉइंट ऐसा है इनके बीच में जहां फील्ड जीरो है, हमने लिखा यस. अब दूसरे में कहा कि क्या कोई पॉइंट ऐसा है जहां पोटेंशियल जीरो है, तो हम लिखेंगे नो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है. और हमने अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया, हमने आपको समझा दिया कि पोटेंशियल आखिरकार क्यों जीरो नहीं हो सकता है बच्चों. ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा इसमें इन्होंने क्या बता दिया हमको. इसमें बोला है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. 3 charges are placed at the corner of an equilateral triangle ABC of side 2 meter as shown in figure. Calculate the electric potential energy of the system of 3 charges. बड़ा ही आसान सा सवाल है. ये न्यूमेरिकल टाइप का सवाल यहां से शुरू होता है. शुरुआत में जो चीजें दी गई हैं, जो लाइन लिखी है दो, वो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है. वो आपसे जो है आपके नोट्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि किसी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी है
वो निगेटिव आती है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों आती है, ठीक है ना, वो क्या बताती है हमको कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अगर आपसे बात करें तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हमें ये बताती है कि कोई भी सिस्टम को बनाने के लिए हमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, वो हमें वर्क और देगा, हमें हमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो एक बात सुनो, मान लो दो चार्ज हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, अगर उनको पास लाने के लिए हमसे कोई बोले तो हम क्या कहेंगे कि हमें उनको पास लाने के लिए कुछ एफर्ट लगानी पड़ेगी, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो पास आएंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या है, रिपल्शन, उनको जबरदस्ती पास लाना पड़ेगा, मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है, उनके बीच में होता है अट्रैक्शन, तो वे अपने आप पास आने शुरू हो जाएंगे, तो वहां उस केस में हमें वर्क मिलता है। और जब हमें वर्क मिलता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। तो ये ध्यान रखो कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव है तो समझो हमें वर्क वहां पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन की। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है बच्चों कि तीन चार्ज हैं जो ए बी और सी पे रखे हैं। देखो ए पर जो चार्ज रखा है वो प्लस का 4 माइक्रोकूलम है, बी पर -4 माइक्रोकूलम और सी पर प्लस का 2 माइक्रोकूलम। अब देखो ये पूरा सिस्टम मान सकते हो आप, तीन चार्ज से बना हुआ सिस्टम, और इस सिस्टम में ना तीन चार्ज है। अब हमें इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो होती है उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसमें पेयर काउंट करने होते हैं, कितने चार्ज हैं और उन सारे चार्जेस के बच्चों पेयर कितने बन रहे हैं। पेयर कितने बनेंगे, चार्ज तो 3 है, पेयर कितने बनेंगे, पेयर भी 3 बनेंगे। मान लो इन दोनों चार्ज को ले लूं मैं, इसे और इसे, ये बन गया पहला पेयर। एक पेयर की एनर्जी को कहते हैं U1। फिर ऐसे ही दूसरा पेयर, इसे और इसे ले लो, ये बन गया दूसरा पेयर, उसे कहोगे, उसकी एनर्जी को बोलोगे U2। और फिर तीसरा पेयर, तो इस पेयर की एनर्जी को बोलोगे बच्चों U3। और तीनों को ऐड कर दो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। चलो करने जा रहा हूं मैं, तीनों को ऐड, चलो ये आ जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी U1 प्लस U2 प्लस U3। पहले फॉर्मूला याद दिलाऊं आपको क्या होता था, तो मैं यहां फॉर्मूला याद दिला रहा हूं। मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है बच्चों Q2, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, या प्लस माइनस जो भी कुछ है, इनके बीच में गैप है R। तो इन दोनों की, मतलब इस पेयर की, एक पेयर बन गया, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक पेयर। तो एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है K Q1 इंटू Q2 बटे में R। याद रखना Q1 और Q2 को जब भी आप रखोगे यहां तो साइन के साथ रखना है, प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं इसको समझूं, यही फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं पहले पेयर के लिए। देखो पेयर कौन सा लेने जा रहा हूं, मान लो ये पहला पेयर है, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला U1, ये वाला। इसमें कौन कौन है, एक तो 4 है और एक ये 2 है, ये वाले ये 2 है। तो आप लगाओगे K Q1 तो 4 माइक्रोकूलम प्लस का और 2 माइक्रोकूलम भी प्लस का, तो 4 माइक्रोकूलम को चेंज करेंगे कूलम में, 10 की पावर -6 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर -6 और बटे में K Q1 Q2 बटे में R, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब देखो ये डिस्टेंस कुछ दी है, ये डिस्टेंस कहीं पे दी है तो 2 मीटर दे रखी है, बटे में 2, ये डिस्टेंस बच्चों 2 दे रखी है। अब ऐसे ही निकाल लो U2, तो ये भी K Q1 इंटू Q2। अब इन दोनों पेयर, इन दोनों को ले लो, इस पेयर को ले लो, +4 -4, तो एक हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6
और दूसरा हो जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा बच्चों। और बटे में 2, इनके बीच में भी गैप सेम क्या है, 2 है, यहां से यहां तक का गैप 2। अब तीसरा जो पेयर है वो ये है, -4 और +2, तो उसे भी ऐड कर दो, प्लस में k -4 इंटू 10⁻⁻6, किसमें चेंज कर लिया, कूलम में, और +2, और इनटू में +2 इंटू 10⁻⁻6, और बटे में 2, तीनों के बटे में 2 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी गैप वही 2 है। अब यहां से इसको अगर ऐड करें तो देखो क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, k कॉमन आ रहा है, यहां देखो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 बन गया 10⁻12, ये भी यहां पे भी 10⁻12, यहां पे भी 10⁻12, पूरा का पूरा 10⁻12 ले लो कॉमन। अब बटे में बचता है 2, उसे भी कॉमन ले लो, वो भी तीनों में आ रहा है। अब यहां देखो क्या बचा, 4 इंटू 2, 4 इंटू में 2 बचा, फिर प्लस अगली लाइन में 4 इंटू में -4, तो 4 इंटू में -4 ये बचा, फिर प्लस, फिर -4 इंटू में 2, -4 इंटू में 2 ये बचा। जरा इनको सॉल्व कर लो, k की वैल्यू रख सकते हो आप बच्चों, 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻12 बटे में 2, 4 इंटू 2 8, माइनस का 16, 4 इंटू -4 -16, एंड माइनस का 8, ये सॉल्व करके आया, 8 से +8 से -8 कट गया, ये बचा 9, इस 2 से ये 16 काट दो, माइनस का 8 बचा, तो माइनस का 8 इंटू में 9, माइनस का 72, और इंटू 10⁻³ बचा जूल, इतने जूल, या आप इसको 10⁻9 जूल दे रखा आंसर, 9 जूल कहां से आ जाएगा भाई, 10⁻9 यहां था, मीटर में था ये भी, और ये माइक्रो कूलम में था, Q1 इंटू Q2 10⁻12, Q1 इंटू Q2 10⁻12, नहीं मुझे नहीं लगता, ये +9 दे रखा, वैसे गलत है, ये गलत है, गलत है, इतना नहीं है, ये 10 माइनस का 72 इंटू 10⁻³ ये सही है, हमारा आंसर सही है यार, क्यों टेंशन ले रहे हैं, मिसप्रिंट कर दिया होगा इसको, जिस टाइम पे टाइप किया होगा, टाइपिंग मिस्टेक है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, द कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैरड। देखो 4 माइक्रोफैरड के कुछ कैपेसिटर्स हैं, ये नहीं बताया कितने, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन अगर करें तो 6 माइक्रोफैरड आ रहा है, तो ये बताना है कि अगर तीनों, अच्छा 3 है इसमें, 3 ऊपर तो दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, पहला पढ़ो ऑप्शन, अगर तीनों पैरेलल में हो तो क्या उनका इफेक्टिव 6 माइक्रोफैरड आ सकता है, पहला ऑप्शन। भाई 3 कैपेसिटर लगाए और वो भी पैरेलल में, हर एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड का है, दूसरा भी 4 माइक्रोफैरड का है, और तीसरा भी। अगर हम तीनों का नेट देखें, मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस देखें, 1 में C इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला लगाएंगे सीरीज में, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ गया 3/4, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, उल्टा कर लो इसको, 4/3 माइक्रोफैरड। तो पहला तो ऑप्शन है नहीं, खत्म।
तीनों को अगर पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद उनका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, वो 4/3 आ रहा है। अब जरा दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, पहला तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में कहा ऑल आर इन सीरीज, तीनों को सीरीज में जोड़ दो। ओ नो, मैंने पहले बी वाले को सॉल्व कर दिया, पहले मैं तो पैरेलल में कहा था ना, मैंने सीरीज वाला देख लिया। चलो कोई बात नहीं, दूसरे वाला नहीं हो सकता, अब फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, चलो पैरेलल में कर दें अब कनेक्ट, बोला पैरेलल और कनेक्ट कर दिया सीरीज में। चलो अब तीनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सीधे सीधे फॉर्मूला। तो तीनों के तीनों 4 माइक्रोफैरड के हैं, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, ये हो गया 12 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर बन गया 12 माइक्रोफैरड बच्चों। ठीक है, तो ये भी नहीं बनता, ये भी गलती है, क्योंकि हमें लाना है 6 माइक्रोफैरड। चलो तीसरे ऑप्शन में चलो, 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज, दो तो सीरीज में है, एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू थर्ड, और फिर पैरेलल में है। तो किस तरह से, ऐसे दो तो सीरीज में और इन दोनों सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो लग गया फिर पैरेलल में, ऐसे। अब इन्हें देख लो जरा, इनका कितना बनेगा। तो ये देखो 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है। पहले दोनों सीरीज वालों को ऐड कर लो, अगर सीरीज वालों को ऐड करें तो ये फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो पहले इन दोनों को देखेंगे, तो इनका आ गया मान लीजिए C डैश, तो C डैश निकाल लो पहले तो वो होता है, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, 1 अपॉन में C डैश, 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 4, ये आ गया 2/4 या 1/2। उल्टा कर लो इसको, तो C डैश की वैल्यू 2 आ गई, 2 माइक्रोफैरड। चलो ठीक है, फिर ये 2 और ये हो गया 4। अब ये दोनों है पैरेलल में, देखो ऊपर तो बन गया उन दोनों को मिला के 2 और नीचे है 4। अब ये दोनों किस में है बच्चों, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा, दोनों सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, या ये कह लो कि सीधे ऐड हो जाएंगे। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 प्लस C2, C1 कितना है ऊपर वाला 2 और C2 कितना है 4, दोनों को ऐड कर दिया तो 6 माइक्रोफैरड। यही हमारा आंसर है और यही हमें लाना था। हमें इनका इफेक्टिव या ये कह लीजिए टोटल कैपेसिटेंस कितना लाना था, 6 लाना था। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब ऑप्शन C करेक्ट हो गया। दो को तो कनेक्ट कर दो सीरीज में और फिर उन दोनों के साथ एक को कनेक्ट कर दो पैरेलल में, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा और ऑप्शन नंबर C बैठ गया। डी को पढ़ने की अब हमें जरूरत ही नहीं है, डी को कट कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा है सवाल में, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। बोला 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। एक को मान लेते हैं C1, दूसरे को C2, सीरीज में हमने इनको जोड़ दिया। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C इक्विवेलेंट, उसको कैलकुलेट करो, उसका एक्सप्रेशन निकालो, उसका फॉर्मूला बताओ। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2, ये फॉर्मूला आएगा और इसका डेरिवेशन करना है। तो भाई साहब ये नोट्स में फुल डेरिवेशन है इसका, आप नोट्स डाउनलोड कीजिए और इसका डेरिवेशन कर लीजिए। ठीक है, इसको अलग से करके देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है वहां पे। अब और कुछ तो बोला नहीं इसमें, बस इसका नोट्स से आप डेरिवेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है जरा समझते हैं बच्चों। इसमें दिया है 2 slabs of dielectric constant 2K and K
fill the space between the plates of parallel plate capacitor of plate area A and plate separation D as shown in figure. Find an expression for capacitance of the system. ओके, बहुत आसान सा सवाल है। देखो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट हो गई, इनके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप तो है डी, इनके बीच में ना दो तरीके के मटेरियल भरे हुए हैं, यहां से यहां तक, मतलब D/3 डिस्टेंस तक। तो मटेरियल जो भरा हुआ है ये वाला, ये जो भरा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K। फिर यहां से यहां तक ये जो भरा हुआ है, ये भरा हुआ है आपका ये वाला, ये वाला, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ये भरे हुए हैं दो तरीके के मटेरियल। अब इन दो तरीके के मटेरियल को मिला के इस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखो इस तरीके के सवालों को करना कैसे है, तो मैं बताता हूं आपको। देखो जहां तक इसमें मटेरियल भरे हैं दो अलग अलग बाउंड्री, तो एक प्लेट, उसके बाद ये वाली बाउंड्री है जहां तक ये मटेरियल भरा हुआ है, यहीं से इसको काट दो, अलग कर दो। लो कर दिया, लो ये काट दिया, यहां से अलग कर दिया। इसमें तो मटेरियल भरा हुआ है 2K, ये वाला, इसमें तो मटेरियल भरा हुआ है 2K वाला, और इसे काट के अलग कर लो। लो ये अलग हो गया। इसमें मटेरियल भरा हुआ है K वाला, K, ये लो जी, ठीक है। अब ये एक नहीं दो कैपेसिटर है, और यहां पे जहां से आपने इसको काटा, यहां पे प्लेट्स लगा दो, लगा दी प्लेट, और इस प्लेट को इस प्लेट से कनेक्ट कर दो, और इधर वाली प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये कैपेसिटर की जो प्लेट थी ये कहां कनेक्ट होती, बैटरी से, तो इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दो, या A और B दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दो। अब आपको क्या फील हो रहा है? अब हमको फील हो रहा है सर ये दो कैपेसिटर हैं, एक C1 और दूसरा C2, जो कि किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सीरीज में लगे हैं। क्या मैं C1 की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना पड़ेगा मेरे को। मान लीजिए मेरे पास ये दो प्लेट है, एरिया A है, डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच की D है, और उनके बीच में ये भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो ये जो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है, इसकी वजह से इसका जो कैपेसिटेंस होगा C, वो होगा K, जो चीज भरी है पहले उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये है फॉर्मूला। K है जो मटेरियल आपने इसके अंदर भर रखा है, A है इसका एरिया, और D है दोनों प्लेट्स के बीच का गैप। तो C1 तो आ गया, K कितना है 2K एप्सिलॉन नॉट A और बटे में D, इनके बीच की D डिस्टेंस कितनी है, D/3, D/3 बच्चों। ऐसे ही C2 निकाल लो इस वाले का, तो इस वाले के लिए K की जगह क्या होगा 2K, नहीं सॉरी K ही है इसमें, तो 2K तो पहले वाले में था, K एप्सिलॉन नॉट A एरिया, और डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक की 2D/3, 2D/3 बच्चों। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3 ऊपर पहुंच के 2 से मल्टीप्लाई, 6K एप्सिलॉन नॉट A/D, और ऐसे ही C2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3K एप्सिलॉन नॉट A/2D। यहां तक ठीक। ये दो कैपेसिटर जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं, और दोनों के कैपेसिटेंस हमको बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गए। अब सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो C इक्विवेलेंट के लिए थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट के लिए अब हमें क्या करना है,
तो सी इक्विवेलेंट के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। सीरीज में क्या लगता है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 में C1 प्लस 1 में C2। चलो 1/C1 की वैल्यू लिखो, बोरी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, नहीं ये थी ये 6K एप्सिलॉन नॉट A बटे में D पहुंच गया ऊपर, बटे में आएगा वो ऊपर पहुंच गया। C2 देखो, तो C2 में बटे में C2 आएगा तो 3K एप्सिलॉन नॉट A बटे में 2D ऊपर पहुंचा दो 2D। अब यहां से 6K एप्सिलॉन नॉट A ये आ गया LCM, इससे इसको डिवाइड करो तो 1 की D में मल्टीप्लाई करो D आ गया, इससे इसको डिवाइड करो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करो 4D आ गया। आंसर बन गया बच्चों 5D और बटे में 6K एप्सिलॉन नॉट A, ये आ गया 1 में C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू देखें तो इसको उल्टा कर लो, तो 6K एप्सिलॉन नॉट A बटे में 5D, ये आ चुका है हमारा आंसर, ये आ चुका है मेरे बच्चों आंसर। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। 2K D/3 आ रहा है, ये तो 2K D/3 कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, इन्होंने जो दे रखा है, तो एक मिनट में जरा देख लेता हूं। फर्स्ट वाला 2K ये K, ये D/3 ये 2D/3, C1 आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, K हो गया 2K एप्सिलॉन नॉट A बटे D/3, ये ऊपर पहुंचा 6। C2 K एप्सिलॉन नॉट A और बटे में 2D/3, 3 ऊपर पहुंचा 3 हो गया ऊपर, वेरी गुड। फिर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में फॉर्मूला लगाया ये अगर यहाँ से ऊपर गया C1 का D ऊपर पहुंच गया और बटे में 6K एप्सिलॉन नॉट A, इसका 2D ऊपर पहुंच गया बटे में, अब 6K एप्सिलॉन नॉट A आ गया, इसका LCM D से पहले इससे इसको डिवाइड किया तो D रहा, ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया 2 आया, 2 × 2 4 हो गया। सही है यार, बिल्कुल आंसर हमारा। अब या तो इन्होंने गड़बड़ कर रखी या कहीं पे कोई मिसप्रिंटिंग कर रखी है क्वेश्चन देने में, क्योंकि क्वेश्चन देने में अगर मिसप्रिंटिंग होगी तो भी आंसर जो है वो बदल जाएगा। बाकी मैं चेक कर लूँगा, अगली बार इनके वीडियो में बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है या जो हमने आंसर निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट है। वैसे ये जो आंसर दिया है ये नहीं मैच हो रहा हमारा, इन्होंने दे रखा है 2K एप्सिलॉन नॉट A भी छोड़ रखा, अच्छा A की वैल्यू दे रखी क्या कुछ, ये देख लो एक बार, A की वैल्यू दे रखी हो, लेकिन प्लेट एरिया तो A दे रखा है, तो भाई साहब ये तो नहीं बैठता, इन्होंने कुछ गलत दे दिया, A भी नहीं दे रखा इन्होंने, तो इसमें कुछ गलती है, इसमें कुछ मिस्टेक है। जो हमने किया बिल्कुल करेक्ट है, विश्वास रखो, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो खैर, ये 2023 वाले क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं और कल 2022 वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। हाँ एक और बात, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही बोलना होता है कि यूट्यूब पे, अरे भाई कर दिया करो। अब मशीन की तरह मैं रोज तो कहूँगा नहीं, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ यार, ये लाइक शेयर वेयर मेरे पे कहना नहीं आता, मुझे तो सीधी बात बतानी आती है, सवाल लाओ मेरे सामने मैं कर दूंगा बस। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये खुद कर दिया करो प्लीज़, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।